नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हमारे चैनल पर आपको तैयारी करवाई जा रही NTA नेट JRF के लिए और हमारा जो टारगेट बैच है वो बहुत ही शीघ्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं मैं आप लोगों को तैयारी करवा रही हूँ हिंदी साहित्य एवं व्याकरण की, यानी पेपर 2 जो हिंदी से जो भी नेट JRF करना चाहते हैं उनके लिए क्लास हमारे चैनल पर स्पेशली चलाई जा रही हैं। उसके अलावा और भी क्लासेस हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप जाकर के उसे देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। तो यूनिट 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट 6 जो है वो है आपके उपन्यास की यूनिट, और इसमें मैंने पहला उपन्यास शामिल किया है गोदान। गोदान तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में लगभग हर बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा आपसे बार बार निवेदन है, अनुरोध है कि आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िए और बार बार पढ़ते, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे बच करके ना जाने पाए, आप सभी प्रश्नों को हल करके आएँ। ठीक है मित्रों, तो चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ आज की क्लास। और इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले की 9 क्लास हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप जाकर के उसे देख लीजिए। आज 10वीं क्लास होने जा रही है और हम आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास को जारी रखते हैं और पढ़ेंगे आज। चलिए प्रारंभ करती हूँ। इसके पहले कहानी मैं भी बताती हूँ आपको हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। मित्रों, अभी तक आपने देखा कि जो होरी का पुत्र था गोबर, वह झुनिया के सानिध्य में रहता है और उसे जो गर्भ ठहर जाता है, यानी वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो उसे अपने घर पर लेके आता है, लेकिन खुद उसे घर पर छोड़कर वो कहीं चला जाता है परदेश में। यहाँ पर सबको गांव वालों को पता चलता है कि होरी जो है वो झुनिया को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। तो उस पर पहले उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, बाद में वो डांड भरता है तो हुक्का पानी खुल जाता है। और गोबर उधर कमाने की तलाश में शहर गया हुआ था, जहाँ पर मिर्जा खुर्शीद उसे अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं। फिर यहाँ अभी चर्चा हो रही मिस मालती के बारे में, जो शहर की थी, वो एक फिलोसफर थी। तो उनके परिवार के बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ये हम पढ़ते हैं। जो सरोज उनकी बहन है उसके बारे में थोड़ा चल रहा है। इसके पहले देखिए उसकी बहन, जो दोनों बहनें आपस में बात कर रही हैं। सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था। बोली, दिन भर दादाजी बाजार भेजते रहते हैं, फुर्सत ही कहाँ पाता है, मरने को छुट्टी तो मिलती नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं रे? झूठी कहेगी, रोज भेजते हैं रोज, अभी तो आज ही भेजा था, कहो तो बुलाकर पूछवा दूँ। पूछवाएगी, बुलाऊँ? मालती डरी, दोनों घुस जाएंगे तो बैठना मुश्किल कर देंगे। बात बदल कर बोले, अच्छा खैर होगा, आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहाँ भाषण हुआ था सरोज ने नाक सिकोड़कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजाने शुरू की। बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब से आदमी मालूम होते हैं। आपने यहाँ तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान नहीं। लेडी हुक्कू ने उनको खूब मजाक उड़ाया। मालती ने कटाक्ष किया, लेडी हुक्कू ने? इस विषय में अभी कुछ बोलने का साहस रखती हैं? तुमने डॉक्टर साहब का भाषण आदि से अंत तक सुनना चाहिए था। उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा। पूरा भाषण सुनने का सब्र किसे था? वह तो जैसे घाव पर नमक छिड़कते थे। फिर उन्हें बुलाया है क्यों? आखिर उन्हें औरतों से कोई वैर तो है नहीं। जिस बात को हम सत्य समझते हैं उसी का तो प्रचार करते हैं। औरतों को खुश करने के लिए वह उनकी सी कहने वालों में नहीं है। और फिर अभी यह कौन जानता है कि स्त्रियां जिस रास्ते पर चलना चाहती है वही सत्य है। बहुत संभव हो आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े। उसने फ्रांस, जर्मनी और इटली की महिलाओं के जीवन आदर्श बताया और कहा, शीघ्र ही वीमेंस लीग की ओर से मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कुतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहती हैं स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार समान होने चाहिए। अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष क्या कहते हैं यह भी तो सुनना चाहिए। संभव है हम ही गलती पर हों। यह लीग इस नगर की नई संस्था है और मालती के उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसमें शरीक हैं। मेहता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी। लीग ने निश्चय किया कि उनका खूब नंदाशिकन जवाब दिया जाए। मालती ही पर यह भार डाल दिया गया। मालती कई दिन तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियां और प्रमाण खोजती रही और भी कई देवियां अपने भाषण लिख रही थी। उस दिन जब मेहता शाम को लीग के हाल में पहुंचे तो जान पड़ता था हाल फट जाएगा। उन्हें गर्व हुआ, उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह, और वह उत्साह केवल मुख और आंखों में न था। आज सभी देवियां सोने और रेशम से लदी हुई थी, मानो किसी बारात में आई हूँ। मेहता को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया था। और यह कौन है?
कौन कह सकता है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं है। मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी, जो नए काट के जम्पर बनवाए थे और रंग रोगन और फूलों से खूब सजी हुई थी, मानो उसका विवाह हो रहा है। वीमेंस लीग में इतना समारोह और कभी न हुआ था। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल कांप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। सबसे पीछे की सफ में मिर्जा और खन्ना और संपादक जी विराजमान रहे थे। राय साहब भाषण शुरू होने के बाद आए और पीछे खड़े हो गए। मिर्जा ने कहा, आ जाइए, आप भी खड़े कब तक रहिएगा। राय साहब बोले, नहीं भाई, यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा। मैं तो खड़ा होता हूँ, आप बैठिए। राय साहब ने उनके कंधे दबाए। तकल्लुफ नहीं, बैठे रहिए, मैं थक जाऊँगा तो आपको उठा दूंगा और बैठ जाऊँगा। अच्छा, मिस मालती सभा नेत्री हुई, खन्ना साहब कुछ इनाम दिलवाइए। खन्ना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अब मिस्टर मेहता पर ही निगाह है, मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। देवियों, अब मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूँ तो आपको कोई बात खटकती नहीं। आप इस सम्मान को अपना अधिकार समझती हैं, लेकिन आपने किसी महिला को पुरुषों के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है? उसे आप देवता कहें तो वह समझेगा आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या है? वह देवता नहीं, लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरतों को खुश करने का इसने कितना अच्छा ढंग निकाला। बिजली संपादक को बुरा लगा। कोई नई बात नहीं, मैं कितनी बार ही यह भाव व्यक्त कर चुका हूँ। मेहता आगे बढ़े, इसलिए जब मैं देखता हूँ हमारी उन्नत विचारों वाली देवियाँ उस दया और श्रद्धा और त्याग के जीवन से असंतुष्ट होकर संग्राम और कलह और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं और समझ रही हैं कि यही सुख स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। मिसेस खन्ना ने मालती की ओर सगर्व नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका ली। खुर्शीद बोले, अब कहिए। मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और मुंह पर। बिजली संपादक ने नाक सिकोड़ी। अब वह दिन लद गए जब देवियां इन चकमों में आ जाती थी। उनके अधिकार हटते जाओ और कहते जाओ, आप तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं, माता हैं। मेहता आगे बढ़े। स्त्री को पुरुष के रूप में पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में स्त्री के कर्म करते देखकर। मुझे विश्वास है ऐसे पुरुषों को अपने विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं समझती, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसे स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। खन्ना के चेहरे पर खुशी, दिल की खुशी चमक उठी। राय साहब ने चुटकी ली, आप बहुत खुश हैं खन्ना जी। खन्ना बोले, मालती मिले तो पूछूं, अब कहिए। मेहता आगे बढ़े। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कला से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियाँ सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कला के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उससे समाज का कल्याण न होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपने दानवीय कीर्ति को अधिक महत्व दिया। वह अपने भाई का स्वत्व छीन कर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सींचा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्त्रों टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उनके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपनी आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती हैं तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को इस संसार के कल्याण की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। देवियों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस दानव लीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगे? मैं आपसे विनती करता हूँ, नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए, आप अपने धर्म का पालन किए जाइए। खन्ना बोले, मालती की तो गर्दन नहीं उठती। राय साहब ने इन विचारों का समर्थन किया। मेहता कहते तो यथार्थ ही हैं। बिजली संपादक बिगड़े, मगर कोई नई बात तो नहीं कही। नारी आंदोलन के विरोधी इन्हीं उटपटांग बातों की शरण लिया करते हैं। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार ने उन्नति की। संसार ने उन्नति की पौरुष से, पराक्रम से, बुद्धि बल से, तेज से। खुर्शीद ने कहा, अच्छा सुनने दीजिएगा या अपनी ही गाए जाइएगा। मेहता का भाषण जारी था। देवियों, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियाँ हैं, समान प्रवृत्तियाँ हैं और उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। यह वह असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप इस जाल में न फंसे। स्त्री पुरुष से उतनी श्रेष्ठ जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्च
उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूँ उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। तालियां बजी, हाल हिल उठा। राय साहब ने गदगद होकर कहा, मेहता वही कहते हैं जो इनके दिल में है। ओंकार नाथ ने टीका की, लेकिन बातें सभी पुरानी हैं, सड़ी हुई। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। जो 1,000 रुपये हर महीने फटकार कर विलास में उड़ाता हो, उसमें आत्मबल जैसी वस्तु नहीं रह सकती। यह केवल पुराने विचार की नारियों और पुरुषों को प्रसन्न करने का ढंग है। खन्ना ने मालती की ओर देखा। वह क्यों फूली जा रही है, इन्हें तो शर्माना चाहिए। खुर्शीद ने खन्ना को उकसाया, अब तुम भी एक तकरीर कर डालो खन्ना, नहीं मेहता तुम्हें उखाड़ फेंकेगा। आधा मैदान तो उसने अभी मार लिया है। खन्ना खिसिया कर बोले, मेरी न कहिए, मैंने ऐसी कितनी चिड़िया फंसा कर छोड़ दी हैं। राय साहब ने खुर्शीद की तरफ आंख मारकर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं, सच कहना कितना चंदा दिया। खन्ना पर झेप छा गई। मैं ऐसे समाजों को चंदे नहीं दिया करता जो कला का ढोंग रचकर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी था। पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कारक हुए वह सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए वह सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों बड़ों के समूह ने मिलकर क्या किया? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियाँ बहाने और ब्रह्मनिष्ठ की आग भड़काने के सिवा और क्या छोड़ा? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं और आविष्कारकों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दे? पुरुषों की रची हुई संस्कृति में शांति कहाँ है, सहयोग कहाँ है? ओंकार नाथ उठकर जाने को हुए। विलासियों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती है। खुर्शीद ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया। आप भी संपादक जी निरे पोंगा ही रहे। अजी यह दुनिया है जिसके जी में जो आता है बकता है। कुछ लोग सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। चलिए किस्सा खत्म। ऐसे ऐसे बेशुमार मेहते आएंगे और चले जाएंगे और दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। यहाँ बिगड़ने कौन सी बात है? असत्य सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता। राय साहब ने उन्हें और चढ़ाया। उल्टा के मुँह से सत्यों की सी बात सुनकर किसका जी न जलेगा? ओंकार नाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देगा कि वह मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? और अगर वह शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगी। हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, जितनी तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज आंखें नहीं है, उतने तेज पंख नहीं है और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने मुझे सदियां लग जाएंगी, फिर भी वह बाज बन सकेगा या नहीं, इसमें संदेह है। मगर बाज बने या ना बने, वह हंस न रहेगा। वह हंस तो मोती चुगता है। खुर्शीद ने टीका की, यह तो शायरों की सी दलीलें हैं। मादा बाज भी उसी तरह शिकार करती हैं जैसे नरबाज। ओंकार नाथ प्रसन्न हो गए। उस पर आप फिलासफर बनते हैं, इसी तर्क के बल पर? खन्ना ने दिल का गुबार निकाला। फिलासफर की दुम है। फिलासफर वह है जो, ओंकार नाथ ने बात पूरी की, जो सत्य से जौ भर भी न टले। खन्ना को यह समस्या पूर्ति नहीं रुची। मैं सत्यवत्य नहीं जानता, मैं तो फिलासफर उसे कहता हूँ जो फिलासफर हो सच्चा। खुर्शीद ने दाद दी। फिलासफर की आपने कितनी सच्ची तारीफ की है, वाह सुभान अल्लाह। फिलासफर वह है जो फिलासफर हो, क्यों ना हो। मेहता आगे चले। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक। लेकिन वह विद्या और शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसक क्षेत्र बना डाला। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। क्या आप समझती हैं वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा, या दफ्तरों में और अदालतों में जबान और कलम चलाने से इन नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वो अधिकार छोड़ देना चाहती हैं जो आपको प्रकृति ने दिया है? सरोज अब तक बड़ी बहन की अदब से जब्त किए बैठी थी, अब न रहा गया। पुकार उठी, हमें वोट चाहिए पुरुषों के बराबर। और कई युवतियों ने हाँक लगाई, वोट वोट। ओंकार नाथ ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, नारी जात के विरोधियों की पगड़ी नीची हो। मालती ने मेज पर हाथ पटाकर कहा, शांत रहो। जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। मेहता बोले, वोट नए युग का माया जाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होंगी न उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र है?
क्या वह संघर्ष जहाँ संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उस कारखाने में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है? मिर्जा ने टोका। पुरुषों के जुल्म ने ही तो उसमें उनमें बगावत की स्पिरिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया है, लेकिन उसका यह जवाब नहीं है। अन्याय को मिटाइए, लेकिन अपने को मिटाकर नहीं। मालती बोली, नारियां इसलिए अधिकार चाहते हैं कि उनका सदुपयोग करें और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोकें। मेहता ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा व त्याग से मिलते हैं और वह आपको मिले हुए हैं। उन अधिकारों के सामने वोट कोई चीज़ नहीं। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। पश्चिम में जो चीज़ें अच्छी हैं वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उच्छृंखल बना दिया है। वह अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहाँ की सुशिक्षित महिला बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी की इससे अधिक और क्या अधोगति हो सकती है? राय साहब ने तालियां बजाई। हाल तालियों से गूंज उठा, जैसे पटाखों की चिट्ठियां छूट रही हो। मिर्जा साहब ने संपादक जी से कहा, इसका जवाब तो आपके पास भी न होगा। संपादक जी ने विरक्त मन से कहा, सारे व्याख्यान में इन्होंने यही एक बात सत्य कही है। तब तो आप भी मेहता के मुरीद हुए। जी नहीं, अपने लोग किसी के मुरीद नहीं होते। मैं इसका जवाब ढूंढ निकालूंगा, बिजली में देखिएगा। इसके माने यह है कि आप हक की तलाश नहीं करते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ना चाहते हैं। राय साहब ने आड़े हाथों लिया। इसी पर आपको अपने सत्य प्रेम का अभिमान है? संपादक जी अविचल रहे। वकील का काम अपने मुवक्किल का हित देखना है, सत्य असत्य का निराकरण नहीं। तो यूँ कहिए कि आप औरतों के वकील हैं। उन सभी लोगों का मैं वकील हूँ जो निर्बल हैं, निसहाय हैं, पीड़ित हैं। बड़े बेहया हो यार, मेहता जी कह रहे थे, और यह पुरुषों का षड्यंत्र है। देवियों को ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए उन पुरुषों का जो कायर है, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा की तरंगों में सांडों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपने कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गई। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या के भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी। विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर वह जादू बड़ी तेजी से चढ़ रहा है। वह गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही हैं। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती। अगर वह अपने बारे में स्वतंत्र हैं तो स्त्रियां अपने विषय में स्वतंत्र हैं। युवतियां विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती, वह केवल प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी। जोर से तालियां बजी, विशेषकर अगली पंक्तियों में जहाँ महिलाएं थीं। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहते हो धोखा है, उद्दीप्त लालसा का विकृत रूप। उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है, वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है और अविश्वास है। और आपके ऊपर पुरुष जीवन की नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज़्यादा है। आप चाहें तो नौका को आंधी और तूफानों में पार लगा सकती हैं, और आपने असावधानी की तो नौका डूब जाएगी और उसके साथ आप भी डूब जाएंगी। भाषण समाप्त हो गया। विषय विवादग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर देर बहुत हो गई थी। इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। हाँ, यह सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इस विषय पर कई देवियां अपने विचार प्रकट करेंगे। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। आपने मन की बातें कही मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। मालती हंसी, आप क्यों ना बधाई देंगे? चोर चोर मौसेरे भाई जो होते हैं ना, मगर यह सारा उपदेश गरीब नारियों ही के सिर क्यों थोपा जाता है? उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग सब कुछ पालन करने का भार पटका जाता है? मेहता बोले, इसलिए कि वह बात समझती हैं। खन्ना ने मालती की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर मानो उनके मन की बात समझने की चेष्टा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब के ये विचार मुझे तो कई 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं। मालती ने कटु होकर पूछा, कौन से विचार? यही सेवा और कर्तव्य आदि। तो आपको ये विचार 100 साल पिछड़े हुए मालूम होते हैं तो कृपा करके अपने ताजे विचार बतलाइए। दंपत्ति कैसे सुखी रह सकते हैं, उसका कोई ताज़ा नुस्खा आपके पास है? खन्ना खिसिया गए। बात कही मालती को खुश करने के लिए, वह और तिनक उठी। बोली, यह नुस्खा तो मेहता साहब को मालूम होगा।
डॉक्टर साहब ने तो बतला दिया और आपके ख्याल में वह 100 साल पुराना है, तो नया नुस्खा आपको बतलाना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। समाज में इस तरह की समस्याएं हमेशा उठती रहती है और हमेशा उठती रहेंगी। मिसेस खन्ना बरामदे में चली गई थी। मेहता ने उनके पास जाकर प्रणाम करते हुए पूछा, मेरे भाषण के विषय में आपकी क्या राय है? मिसेस खन्ना ने आंखें झुकाकर कहा, अच्छा था, बहुत अच्छा, मगर अभी आप अविवाहित हैं। सभी नारियां देवियां हैं, श्रेष्ठ हैं, कर्णधार हैं। विवाह कर लीजिए तो पूछूंगी अब नारियां क्या हैं? विवाह आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप विवाह से मुंह चुराने वाले मर्दों को कायर कह चुके हैं। मेहता हंसे, उसी के लिए तो ज़मीन तैयार कर रहा हूँ। मिस मालती से जोड़ा भी अच्छा है। शर्त यही है कि वह कुछ दिन आपके चरणों में बैठकर आपसे नारी धर्म सीखें। वही स्वार्थी पुरुषों की बात आपने पुरुष कर्तव्य सीख लिया है। यही सोच रहा हूँ किससे सीखूं। मिस्टर खन्ना आपको बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं। मेहता ने कहा मारा, नहीं, मैं पुरुष कर्तव्य भी आप ही से सीखूंगा। अच्छी बात है, मुझे से सीखिए। पहली बात यह है कि भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो विद्रोह, इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्य हो जाना है। मिर्जा साहब ने आकर मेहता को गोद में उठा लिया और बोले, मुबारक। मेहता ने प्रश्न की आंखों से देखा, आपको मेरी तकरीर पसंद आई? तकरीर तो खैर जैसी थी वैसी थी, मगर कामयाब खूब रही। आपने परी को शीशे में उतार लिया। अपनी तकदीर सराहिए। जिसने आज तक किसी को मुंह नहीं लगाया वह आपका कलमा पढ़ रही है। मिसेस खन्ना दबी जबान से बोली, अब नशा ठहर जाए तो कहिए। मेहता ने विरक्त भाव से कहा, मेरे जैसे किताब कीड़ों को कौन औरत पसंद करेगी देवी जी? मैं तो पक्का आदर्शवादी हूँ। मिसेस खन्ना ने अपने पति को कार की तरफ जाते देखा तो उधर चली गई। मिर्जा भी बाहर निकल गए। मेहता ने मंच पर से अपनी छड़ी उठाई और बाहर जाना चाहते थे कि मालती ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आग्रह भरी आंखों से बोली, आप अभी नहीं जा सकते। चलिए पापा से आपकी मुलाकात कराऊं और आज वहीं खाना खाइए। मेहता ने कान पर हाथ रखकर कहा, नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, वहाँ सरोज मेरी जान खाएगी। मैं इन लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। नहीं नहीं, मैं जिम्मा लेती हूँ, जो वह मुँह भी खोले। अच्छा आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। जी नहीं, यह ना होगा। मेरी कार सरोज को लेकर चल दी। आप मुझे पहुँचाने को चलेंगे। दोनों मेहता की कार में बैठे। कार चली। एक क्षण के बाद मेहता ने पूछा, मैंने सुना है खन्ना साहब अपनी बीवी को मारा करते हैं। तब से मुझे उनकी सूरत से नफरत हो गई। जो आदमी इतना निर्दयी हो उसे मैं आदमी नहीं समझता। उस पर आप नारी जाति के बड़े हितैषी बनते हैं। तुमने उन्हें कभी समझाया नहीं? मालती उद्विग्न होकर बोली, ताली हमेशा दो हथेलियों से बजती है, यह आप भूल जाते हैं। मैं तो ऐसे किसी कारण की कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे, चाहे स्त्री कितनी ही बदजबान हो। हाँ, कितनी ही। तो आप एक नए किस्म के आदमी हैं। अगर मर्द बद मिजाज है तो तुम्हारी राय में उस मर्द पर हंटरों की बौछार करनी चाहिए। क्यों? स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है पुरुष नहीं हो सकता। आपने खुद आज यह बात स्वीकार की है। तो औरत की क्षमाशीलता का यही पुरस्कार है। मैं समझता हूँ तुम खन्ना को मुँह लगाकर उसे और भी चाह देती हो। तुम्हारा वह जितना आदर करता है, तुमसे उसे जितनी भक्ति है, उसके बल पर तुम बड़ी आसानी से उसे सीधा कर सकती हो, मगर तुम उसकी सफाई देकर स्वयं उस अपराध में शरीक हो जाती हो। मालती उत्तेजित होकर बोली, तुमने इस समय यह प्रसंग व्यर्थ ही छेड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, मगर अभी आपने गोविंदी देवी को पहचाना नहीं। आपने उनकी भोली भाली शांत मुद्रा देख कर समझ लिया वह देवी हैं। मैं उन्हें इतना ऊंचा स्थान नहीं देना चाहती। उन्होंने मुझे बदनाम करने का जितना प्रयत्न किया है, मुझ पर जैसे जैसे आघात किए हैं, वह बयान करूँ तो आप दंग रह जाएंगे और तब आपको मानना पड़ेगा कि ऐसी औरतों के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। आखिर उन्हें आपसे इतना द्वेष है, इसका कोई कारण तो होगा। कारण उनसे पूछिए, मुझे किसी के दिल का क्या हाल मालूम। उनसे बिना पूछे भी अनुमान किया जा सकता है। और यह है, अगर कोई पुरुष मेरे और मेरी स्त्री के बीच में आने का साहस करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और उसे न मार सकूंगा तो अपनी छाती में मार लूँगा। उसी तरह अगर मैं किसी स्त्री को अपने और अपनी स्त्री के बीच में लाना चाहूँ तो मेरी पत्नी को भी अधिकार है कि वह जो चाहे करे। इस विषय में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। यह अवैज्ञानिक मनोवृत्ति है जो हमने अपने बनेले पूर्वजों से पाई है, और आजकल कुछ लोग इसे असभ्य असामाजिक व्यवहार कहेंगे, लेकिन मैं अभी तक उस मनोवृत्ति पर विजय नहीं पा सका और न पाना चाहता हूँ। इस विषय में कानून की परवाह नहीं करता। मेरे घर में मेरा कानून है। मालती ने तीव्र स्वर में पूछा, लेकिन आपने यह अनुमान कैसे लगा लिया कि मैं आपके शब्दों में खन्ना और गोविंदी के बीच आना चाहती हूँ? आप ऐसा अनुमान करके मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं खन्ना को अपने जूतियों की नोक के बराबर भी नहीं समझती। मेहता ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, यह आप दिल से नहीं कह रही हैं मिस मालती। क्या आप सारी दुनिया को बेवकूफ़ समझती हैं? जो बात सभी समझ रहे हैं, अगर वही बात मिसेस खन्ना भी समझे तो मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। मालती ने तिनक कर कहा,
दुनिया को दूसरों को बदनाम करने में मज़ा आता है, यह उसका स्वभाव है। मैं उसका स्वभाव कैसे बदल दूँ? लेकिन यह व्यर्थ का कलंक है। हाँ, मैं इतनी बेमुरौवत नहीं हूँ खन्ना को अपने पास आते देखकर धुतकार देती। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत और सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वाह। मालती का गला भर्रा गया और उसने मुंह फेर कर रुमाल से आंसू पूछे। फिर 1 मिनट बाद बोली, औरों के साथ तुम भी मुझे इसका दुख है। मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। फिर कदाचित उसे अपनी दुर्बलता पर खेद हुआ। वह प्रचंड होकर बोली, आपको मुझ पर आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भी उन्हीं मर्दों में से हैं जो किसी स्त्री पुरुष को साथ देकर उंगली उठाए बिना नहीं रह सकते, तो शौक से उठाइए। मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। अगर कोई स्त्री आपके पास बार बार किसी न किसी बहाने से आए, आपको अपना देवता समझे, हर एक बात में आपसे सलाह ले, आपके चरणों के नीचे आंखें बिछाए, आपका इशारा पाते ही आग में कूदने को तैयार हो, तो मैं दावे से कह सकती हूँ आप उसकी उपेक्षा ना करेंगे। अगर आप उसे ठुकरा सकते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। उसके विरुद्ध आप कितने ही तर्क और प्रमाण लाकर देंगे, लेकिन मैं मानूंगी नहीं। मैं तो कहती हूँ उपेक्षा तो दूर रही, ठुकराने की बात ही क्या। आप उस नारी की चरण धो धोकर पिएंगे। बहुत दिन गुजरने के पहले वह आपकी हृदयेश्वरी होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे सामने खन्ना का कभी नाम न लीजिएगा। मेहता ने इस ज्वाला मानो हाथ सेकते हुए कहा, शर्त यही है कि मैं खन्ना को आपके साथ ना देखूं। मैं मानवता की हत्या नहीं कर सकती। वहाँ आएंगे तो मैं उन्हें दूर दुराऊंगी नहीं। उनसे कहिए अपनी स्त्री के साथ साथ जनता से पेश आएँ। मैं किसी के निजी मामले में दखल देना उचित नहीं समझती, न मुझे इसका अधिकार है। तो आप किसी की जबान नहीं बंद कर सकती। मालती का बंगला आ गया। कार रुक गई। मालती उतर पड़ी और बिना हाथ मिलाए चली गई। वह यह भी भूल गई उसने मेहता को भोजन की दावत दी है। वह एकांत में जाकर खूब रोना चाहती है। गोविंदी ने पहले भी आघात किए हैं, पर आज उसने जो आघात किया बहुत गहरा, बहुत बड़ा चौड़ा और बड़ा मर्मभेदी है। राय साहब को खबर मिली। देखिए अब चल रही होरी की तरफ कहानी। राय साहब को खबर मिली कि इलाके में एक वारदात हो गई है और होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल कर लिया। तो फौरन नोखेराम को बुलाकर जवाब तलब किया। क्यों उन्हें इसकी इत्तला नहीं दी गई? ऐसे नमक हराम दगाबाज आदमी के लिए उनके दरबार में जगह नहीं है। नोखेराम ने इतनी गालियाँ खाई तो जरा गर्म होकर बोले, मैं अकेला थोड़ा ही था, गांव के और पंच भी तो थे, मैं अकेला क्या कर लेता? राय साहब ने उसकी तोंद की तरफ भाले जैसे नुकीले दृष्टि से देखा। मत पको जी, तुम्हें उसी वक्त कहना चाहिए था। जब तक सरकार को इत्तला ना हो जाए मैं पंचों को जुर्माना न वसूल करने दूंगा। पंचों को मेरे और मेरी रियाया के बीच में दखल देने का हक क्या है? इस डांड बांध के सिवा इलाके में और कौन सी आमदनी है? वसूली सरकार के घर गई, बकाया आसामियों ने दबा लिया। तब मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊं तुम्हारा सिर? यह लाखों रुपए साल का खर्च कहाँ से आए? खेद है कि 2 पुश्तों में कारिंदीगिरी करने पर मुझे आज तुम्हें यह बात बतलानी पड़ती है। कितने रुपए वसूल हुए थे होरी से? नोखेराम ने सिर पिटाकर कहा, 80 रुपये। नगद उसके पास कहाँ थे हुजूर? कुछ अनाज दिया, बाकी में अपना घर लिख दिया। राय साहब ने स्वार्थ का पक्ष छोड़कर होरी का पक्ष लिया। अच्छा, तो आपने और बगुला भगत पंचों ने मिलकर मेरे एक मातबर आसामी को तबाह कर दिया। मैं पूछता हूँ तुम लोगों को क्या हक था कि मेरे इलाके में मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे आसामी से जुर्माना वसूल करते? इसी बात पर अगर मैं चाहूँ तो आपको और उस जालिए पटवारी और धूत पंडित को 7-7 साल के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। आपने समझ लिया कि आप ही इलाके के बादशाह हैं। मैं कह देता हूँ आज शाम तक जुर्माने की पूरी रकम मेरे घर तक पहुँच जाए, वरना बुरा होगा। मैं एक एक से चक्की पिसवा कर छोड़ूंगा। जाइए, हाँ, होरी को और उसके लड़कों को मेरे पास भेज दीजिएगा। नोखीराम ने दबी जबान से कहा, उसका लड़का तो गांव छोड़कर भाग गया। जिस रात को यह वारदात हुई उसी रात को भागा। राय साहब ने रोष से कहा, झूठ मत बोलो। तुम्हें मालूम है झूठ से मेरे बदन में आग लग जाती है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई युवक अपने प्रेमिका को उसके घर से लाकर फिर खुद भाग जाए। अगर उसे भागना ही होता तो वह उस लड़की को लाता क्यों? तुम लोगों की इसमें भी ज़रूर कोई शरारत है। तुम गंगा में डूबकर अपनी सफाई दो तो मानने का नहीं। तुम लोगों ने अपने समाज की प्यारी मर्यादा की रक्षा के लिए उसे धमकाया होगा। बेचारा भाग न जाता तो क्या करता? नोखेराम इसका प्रतिवाद न कर सके। मालिक जो कुछ कहें वह ठीक है। वह यह भी न कह सके कि आप खुद चलकर झूठ सच की जांच कर ले। बड़े आदमियों का क्रोध पूरा समर्पण चाहता है, अपने खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। पंचों ने राय साहब का यह फैसला सुना तो नशा हिरन हो गया। अनाज तो अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा था, पर रुपए तो कब के गायब हो गए। होरी का मकान रहन लिखा गया था, पर उस मकान को देहात में कौन पूछता था? जैसे हिंदू स्त्री पति के साथ घर की स्वामिनी है और पति त्याग दे तो कहीं की नहीं रहती, उसी तरह यह घर होरी के लिए लाख रुपए का है, पर उसकी असली कीमत कुछ भी नहीं। और इधर राय साहब बिना रुपए लिए मानने के नहीं। यह होरी
जाकर रोया आया होगा। पटोसरी लाल सबसे ज़्यादा भयभीत थे, उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। चारों सज्जन इस गहन समस्या पर विचार कर रहे थे, पर किसी की अक्ल काम न करती थी। एक दूसरे पर दोष रखता था। फिर खूब झगड़ा हुआ। पटेश्वरी ने अपनी लंबी शंकाशील गर्दन हिलाकर कहा, मैं मना करता था कि होरी के विषय हमें चुप्पी साध कर रह जाना चाहिए। गाय के मामले में सबको तावान देना पड़ा, इस मामले में तावान ही से गला न छूटेगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मगर तुम लोगों को रुपए की पड़ी थी, निकालो 20-20 रुपए। अब भी कुशल है, कहीं राय साहब ने रपट कर दी तो सब जने बन जाओगे। दाता दिन ने ब्रह्म तेज दिखाकर कहा, मेरे पास 20 रुपए की जगह 20 पैसे भी नहीं है। ब्राह्मणों को भोज दिया गया, होम हुआ, क्या इसमें कुछ खर्च ही नहीं हुआ? राय साहब की हिम्मत है कि मुझे जेल ले जाए? ब्रह्म बनकर घर का घर मिटा दूंगा। अभी उन्हें किसी ब्राह्मण से पाला नहीं पड़ा। जुंगरी सुनने में कुछ इसी आशय के शब्द कहे। वह राय साहब के नौकर नहीं है। उन्होंने होरी को मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। होरी अगर पश्चाताप करना चाहता था तो उन्होंने उसका अवसर दिया, इसके लिए कोई उन पर अपराध नहीं लगा सकता। मगर नोखेराम की गर्दन इतनी आसानी से न छोड़ सकती थी। यहाँ मज़े से बैठे राज करते थे। वेतन तो 10 रुपये से ज़्यादा न था, पर 1000 साल की ऊपर की आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत, 4-4 प्यादे हाजिर, बेगार में सारा काम हो जाता था। थानेदारी तक कुर्सी देते थे। यह चैन थानेदार तक उन्हें कुर्सी देते थे। यह चैन उन्हें और कहाँ था। और पटेश्वरी तो नौकरी की बदौलत महाजन बने हुए थे। कहाँ जा सकते थे? 2-3 दिन इसी चिंता में पड़े रहे कि कैसे इस विपत्ति से निकलें। आखिर उन्हें एक मार्ग सूझ ही गया। कभी कभी कचहरी में उन्हें दैनिक बिजली देखने को, यानी बिजली जो अखबार जो ओंकारनाथ जी का निकाला करते थे, उसका नाम था, देखने को मिल जाती थी। यदि एक गुमनाम पत्र उसके संपादक की सेवा में भेज दिया जाए कि राय साहब किस तरह आसामियों से जुर्माना वसूल करते हैं, तो बच्चा को लेने के देने पड़ जाए। नोखेराम भी सहमत हो गए। दोनों ने मिलकर किसी तरह पत्र लिखा और रजिस्ट्री भेज दिया। संपादक ओंकारनाथ तो ऐसे पत्रों की ताक में रहते थे। पत्र पाते ही तुरंत राय साहब को सूचना दी। उन्हें एक ऐसा समाचार मिला है जिस पर विश्वास करने की उनकी इच्छा नहीं होती, पर संवाददाता ने ऐसे प्रमाण दिए कि सहसा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्या यह सच है? राय साहब ने अपने इलाके के एक असामी से 80 रुपये तावान इसलिए वसूल किए कि उसके पुत्र ने एक विधवा को घर में डाल दिया था। संपादक का कर्तव्य उन्हें मजबूर करता है कि इस मामले की जांच कर जनता के हितार्थ से प्रकाशित कर दें। राय साहब इस विषय में जो कुछ कहना चाहें, संपादक जी उसे प्रकाशित कर देंगे। संपादक जी दिल से चाहते हैं कि यह खबर गलत हो, लेकिन उसमें कुछ भी सत्य हुआ तो वह उसे प्रकाश में लाने के लिए विवश हो जाएंगे। मैत्री उन्हें कर्तव्य पद से नहीं हटा सकती। राय साहब ने यह सूचना पाई तो सिर पीट लिया। पहले तो उनकी ऐसी उत्तेजना हुई, जाकर ओंकारनाथ को गिनकर 50 हंटर जमाए और कह दे, जहाँ वह पत्र छापना वहाँ यह समाचार भी छाप देना। लेकिन इसका परिणाम सोचकर मन को शांत किया और तुरंत उनसे मिलने निकले। अगर देर की और ओंकारनाथ ने वह संवाद छाप दिया तो उनके सारे यसमें कालिमा पूज जाएगी। ओंकारनाथ सैर करके लौटे थे और आज के पत्र के लिए संपादकीय लेख लिखने की चिंता में बैठे हुए थे, पर मन पक्षी की भांति अभी उड़ा उड़ा फिरता था। उनकी धर्मपत्नी ने रात में उन्हें कुछ ऐसी बातें कह डाली थी जो अभी तक कांटों की तरह चुभ रही थी। उन्हें कोई दरिद्र कह ले, अभागा कह ले, बुद्धू कह ले, वह जरा भी बुरा न मानते थे, लेकिन यह कहना कि उनमें पुरुषत्व नहीं है, यह उनके लिए असह्य था। और फिर अपनी पत्नी को यह कहने का क्या हक है? उससे तो यह आशा की जाती है कि कोई इस तरह का आक्षेप करे तो उसका मुंह बंद कर दे। बेशक वह ऐसी खबरें नहीं छापते, ऐसी टिप्पणियां नहीं करते कि सिर पर कोई आफत आ जाए। फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। इन काले कानूनों के युग में वह और कर ही क्या सकते हैं। मगर वह क्यों सांप के बिल में हाथ नहीं डालते? इसलिए तो कि उनके घर वालों को कष्ट न उठाने पड़े और उनकी ससुरता का उन्हें यह पुरस्कार मिल रहा है। क्या अंधेर है? उनके पास रुपए नहीं है तो बनारसी साड़ी कैसे मंगा दें? डॉक्टर सेठ और प्रोफेसर भाटिया और ना जाने किस किस की स्त्रियाँ बनारसी साड़ी पहनती हैं, तो वह क्या करें? क्यों इनकी पत्नी इन साड़ी वालियों को अपनी खद्दर की साड़ी से लज्जित नहीं करती? उनकी खुद तो यह आदत है कि किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो मोटे से मोटे कपड़े पहन लेते हैं और कोई कुछ आलोचना करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रहते हैं। उनकी पत्नी में क्यों वही आत्माभिमान नहीं है? वह क्यों दूसरों का ठाट बाट देखकर विचलित हो जाती है? उन्हें समझाना चाहिए कि वह एक देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपनी भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति है? इसी विषय को आज के अग्रलेख का विषय बनाने की कल्पना करते करते उनका ध्यान राय साहब के मामले की ओर जा पहुंचा। राय साहब सूचना का क्या उत्तर देते हैं देखना है। अगर वह अपनी सफाई देने में सफल हो जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर
वह यह समझे कि ओंकारनाथ दबाव, भय या मुलाहजे में आकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेंगे, तो यह उनका भ्रम है। इस सारे तप और साधन का पुरस्कार उन्हें इसके सिवा और क्या मिलता है कि अवसर पड़ने पर वह इन कानूनी डकैतों का भंडाफोड़ करें। उन्हें खूब मालूम है राय साहब बड़े प्रभावशाली जीव हैं, काउंसिल के मेंबर तो हैं ही, अधिकारियों में भी उनका काफ़ी रसूख है। वह चाहे तो उन पर झूठे मुकदमे चलवा सकते हैं, अपने गुंडों से राह चलते पिटवा सकते हैं, लेकिन ओंकार इन बातों से नहीं डरता। जब तक उसकी देह में प्राण है, वह आतताइयों की खबर लेता रहेगा। सहसा मोटर कार की आवाज़ सुनकर वह चौंके, तुरंत कागज़ लेकर अपना लेख आरंभ कर दिया और एक ही क्षण में राय साहब ने उनके कमरे में कदम रखा। ओंकार नाथ ने न उनका स्वागत किया, न कुशल क्षेम पूछी, न कुर्सी दी। उन्हें इस तरह देखा मानो कोई मुजालिम उनकी अदालत में आया हो और रोब से मिले हुए सर ने पूछा, आपको मेरा पुर्जा मिल गया था? मैं वह पत्र लिखने के लिए बाध्य नहीं था। मेरे कर्तव्य यह था कि स्वयं उसकी तहकीकात करता, लेकिन मुरव्वत में सिद्धांतों की कुछ न कुछ हत्या करनी पड़ती है। क्या उस संवाद में कुछ सत्य है? राय साहब उसका सत्य होना अस्वीकार न कर सके। हालांकि अभी तक उन्हें जुर्माने के रुपए नहीं मिले थे और वह पाने से साफ इनकार कर सकते थे, लेकिन यह देखना चाहते थे कि यह महाशय किस पहलू पर चलते हैं। ओंकार नाथ ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तब तो मेरे लिए उस संवाद को प्रकाशित करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे इसका दुख है कि मुझे अपने एक परम हितैषी मित्र की आलोचना करनी पड़ रही है, लेकिन कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज़ नहीं। संपादक अगर अपना कर्तव्य न पूरा कर सके तो इसे इस आसन पर बैठने का कोई हक नहीं है। राय साहब कुर्सी पर डट गए और पान की गिलहरियाँ मुंह में भर कर बोले, लेकिन यह आपके हक में अच्छा ना होगा। मुझे जो कुछ होना है पीछे होगा। आपको तत्काल दंड मिल जाएगा। अगर आप मित्रों की परवाह नहीं करते तो मैं भी उसी कांडे का आदमी हूँ। ओंकार नाथ ने शहीद का गौरव धारण करके कहा, इसका तो मुझे कभी भय नहीं हुआ। जिस दिन मैंने पत्र संपादन का भार लिया उसी दिन प्राणों का मोह छोड़ दिया और मेरे समीप एक संपादक की सबसे शानदार मौत यही है कि वह न्याय और सत्य की रक्षा करता हुआ अपना बलिदान कर दे। अच्छी बात है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं अब तक आपको मित्र समझता आया था, मगर अब आप लड़ने ही पर तैयार हैं तो लड़ाई ही सही। आखिर मैं आपके पत्र का 5 गुना चंदा क्यों देता हूँ? केवल इसीलिए कि वह मेरा गुलाम बना रहे। मुझे परमात्मा ने रईस बनाया है, 75 रुपये देता हूँ इसलिए कि आपका मुँह बंद रहे। जब आप घाटे का रोना रोते हैं और सहायता की अपील करते हैं और ऐसी शायद ही कोई तिमाही जाती है जब आपकी अपील न निकलती हो, तो मैं ऐसे मौके पर आपकी कुछ न कुछ मदद कर देता हूँ। किस लिए? दीपावली, दशहरा, होली आपके यहाँ बहना भेजता हूँ और साल में 25 बार आपकी दावत करता हूँ। किस लिए? आप रिश्वत और कर्तव्य दोनों साथ साथ नहीं निभा सकते। ओंकार नाथ उत्तेजित होकर बोले, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। राय साहब ने फटकारा, अगर यह व्यवहार रिश्वत नहीं तो क्या है? कि तो रिश्वत क्या है? जरा मुझे समझा दीजिए। क्या आप समझते हैं आपको छोड़कर और सभी गधे हैं जो निस्वार्थ भाव से आपका घाटा पूरा करते हैं? निकालिए अपनी बही और बतलाइए, अब तक आपको मेरी रियायत से कितना मिल चुका है? मुझे विश्वास है हजारों की रकम निकलेगी। अगर आपको स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाकर विदेशी दवाओं और वस्तुओं का विज्ञापन छापने में शर्म नहीं आती तो मैं अपने असामियों से डांट तावान और जुर्माना लेते क्यों शर्माऊँ? यह ना समझिए कि आप ही किसानों के हित का बीड़ा उठाए हुए। मुझे किसानों के साथ जलना मारना है, मुझसे बढ़कर दूसरा उनका हितैषी नहीं हो सकता। लेकिन मेरी गुजर कैसे हो? अफसरों को दावत कहाँ से दूँ, सरकारी चंदे कहाँ से दूँ, खानदान के सैकड़ों आदमियों की ज़रूरतें कैसे पूरी करूँ? मेरे घर का क्या खर्च है यह शायद आप जानते हैं। तो क्या मेरे घर में रुपए फलते हैं? आएगा तो असामियों से ही। आप समझते होंगे जमींदार और तालुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं, उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं। अगर वह धर्मात्मा बनकर रहे तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डालियां ना दें तो जेल खाना घर हो जाए। हम बिच्छू नहीं हैं कि अनायास से सबको डंक मारते फिरे। न गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना ही पड़ता है। जिस तरह आप मेरे रईसी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं उसी तरह और सभी हमें सोने की मुर्गी समझते हैं। आइए मेरे बंगले पर तो दिखाऊं सुबह से शाम तक कितने निशाने मुझ पर पड़ते हैं। कोई कश्मीर से साल 2 साल लिए चला आ रहा है, कोई इत्र और तंबाकू का एजेंट है, कोई पुस्तकों और पत्रिकाओं का, कोई जीवन बीमे का, कोई ग्रामोफोन लिए सर पर सवार है, कोई कुछ। चंदे वालों को अनगिनती
चंदे वाले तो अनगिनती, क्या सबके सामने अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाऊं? ये लोग मेरे द्वार पर दुखड़ा सुनाने आते हैं मुझे उल्लू बनाकर मुझसे कुछ चाटने के लिए। आज मर्यादा का विचार छोड़ दूं तो तालियां पिटने लगे, हुक्काम को डालियां न दूं तो बागी समझा जाऊं। तब आप अपने लेखों से मेरी रक्षा न करेंगे। कांग्रेस में शरीक हुआ उसका तावान अभी तक देता जाता हूँ। काली किताब में नाम दर्ज हो गया। मेरे सिर पर कितना कर्ज है यह भी कभी आपने पूछा है? अगर आपकी महाजन डिग्रियां करा लें तो मेरे हाथ की अंगूठी तक बिक जाएगी। आप कहेंगे, क्यों यह आडंबर पालते हो? कहिए, 7 पुश्तों से जिस वातावरण में पाला हूँ उससे अब निकल नहीं सकता। घास छीलना मेरे लिए असंभव है। आपके पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं, आप निर्भीक हो, लेकिन आप भी दुम दबाए बैठे रहते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं? बूता लिखने का, सामग्री मैं देता हूँ प्रमाण सहित। ओंकार नाथ कुछ नर्म होकर बोले। जब कभी अवसर आया मैंने कदम पीछे नहीं हटाया। राय साहब भी कुछ नर्म हुए। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि एक मौके पर आपने जमामर्दी दिखाई है, लेकिन आपकी निगाह हमेशा अपने लाभ की ओर रही है, प्रजा की हित की ओर नहीं। आंखें ना निकालिए और मुंह लाल कीजिए। मित्रों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे भाग 11 में। तो जैसा कि मैं आपको हर क्लास में कहती हूँ कि आप बड़े ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और मेरा यह टारगेट है कि एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपकी क्लास के बाहर चला जाए। इसलिए आप ध्यान से पढ़िए, बार बार अनुरोध आपसे। चलिए मिलते हैं आपसे उपन्यास के अगले भाग में, यानी उपन्यास का जो 11वां भाग होगा उसमें। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।